17वीं सदी के दिल में जब भारत की धरती विदेशी शासन के अंधेरे में डूबी हुई थी, तब एक छोटी सी लौ जली। यह लौ एक लड़के की थी जिसका नाम शिवाजी था। उसका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। उसके पिता शाहजीराजे भोसले एक महान मराठा जनरल थे। उन्होंने अहमदनगर और सीडसापुर के सुल्तानों की सेवा की, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने लोगों के लिए एक टुडेयात सल्तनत की ख्वाहिश थी। शाहजीराजे अक्सर मिलिट्री कैंपेन्स पर बाहर रहते थे। छोटे शिवाजी को पालने की जिम्मेदारी उनकी माँ नोबल और वाइज जीजाबाई पर आ गई। वह सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह उनकी पहली टीचर थी, उनकी गाइडिंग स्टार थी। जीजाबाई ने अपने लोगों का दुख देखा, उन्होंने अन्याय और अत्याचार देखा। उन्होंने अपने बेटे को सुल्तान का सेवक नहीं, बल्कि अपने लोगों का राजा बनाने का फैसला किया। हर रात वह उनके साथ बैठती थीं और उन्हें कहानियां सुनाती थीं। ये परियों और भूतों की कहानियां नहीं थीं, ये रामायण और महाभारत के महान हीरोज की कहानियां थीं। उन्होंने उन्हें भगवान राम की राइचसनेस और अर्जुन की स्किल के बारे में बताया। उन्होंने बहादुर वॉरियरों की कहानियां सुनाई, जिन्होंने धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। इन कहानियों के जरिए उन्होंने उनके छोटे दिल में साहस, राइचसनेस और स्वराज्य या सेल्फ रूल के सपने के बीज बो दिए। शिवाजी सह्याद्री पहाड़ों की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और घाटियों में बड़े हुए। यह जमीन उनके लिए खेल का मैदान और स्कूल बन गई। उन्होंने कम उम्र में ही घोड़े की सवारी करना और तलवार चलाना सीख लिया। उनके टीचर दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला और एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, लेकिन यह उनकी माँ की शिक्षाएं थीं, जिन्होंने उनके कैरेक्टर को आकार दिया। उन्होंने उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने उन्हें कमजोरों की रक्षा करना और वुमनों का सम्मान करना सिखाया। वह अक्सर अपने दोस्तों, लोकल मावलों के साथ गांवों में घूमते थे। उन्होंने उनकी गरीबी और उनके दर्द को देखा। उनके अंदर एक आग जलने लगी, इस दुख को खत्म करने और एक जस्टिसपूर्ण शासन स्थापित करने की इच्छा। यह परवरिश उनकी भविष्य की महानता की बुनियाद थी। उनके पिता ने उन्हें एक योद्धा की विरासत दी। उनकी माँ ने उन्हें एक विजन और एक मोरल कंपास दिया। पहाड़ों ने उन्हें ताकत और जमीन का ज्ञान दिया। उनके दोस्तों, मावलों ने उन्हें अपनी वफादारी और विश्वास दिया। इन सभी एलिमेंट्स ने मिलकर एक ऐसे लीडर को बनाया जो किसी और जैसा नहीं था। वह सिर्फ विलासिता में पैदा हुए एक राजकुमार नहीं थे, वह मिट्टी के बेटे थे। एडवर्सिटी की आग में पले बढ़े और एक बड़े सपने से प्रेरित थे। स्वराज्य का सपना अब सिर्फ उनकी माँ की इच्छा नहीं था, यह उनके जीवन का मिशन बन गया था। जैसे जैसे शिवाजी एक जवान आदमी बने, उनके अंदर की आग और तेज जलने लगी। वह मुश्किल से टीनेजर थे, लेकिन उनका दिमाग तेज था और उनकी स्पिरिट निडर थी। उन्होंने लोकल देशमुखों यानी फ्यूडल लॉर्ड्स को आपस में लड़ते देखा। वे अपनी मातृभूमि की टुडे आदि से ज्यादा अपनी छोटी छोटी रियासतों में इंटरेस्टेड थे। वे सीडसापुर के आहट शाही सल्तनत की सेवा करते थे, जो अक्सर कॉमन पीपलों के साथ क्रूरता और डिसरिस्पेक्ट से पेश आती थी। इस नज़ारे को देखकर शिवाजी का दिल सौरोता था। वह जानते थे कि एक पावरशाली साम्राज्य से लड़ने के लिए उन्हें पहले अपने लोगों को एकजुट करना होगा। उन्हें एक साझा टुडे आदि के सपने में विश्वास हटाना होगा। उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों, आसपास की पहाड़ियों के युवा और वफादार मावलों को इकट्ठा किया। ये साधारण लड़के थे, किसानों और चरवाहों के बेटे, लेकिन उनके दिल बहादुर थे और उनकी वफादारी अटूट थी। एक फेटफुल दिन 1645 में शिवाजी उन्हें सुनसान रायेश्वर मंदिर ले गए। यह मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित था। अंधेरे ठंडे गर्भगृह के अंदर पत्थर की मूर्ति को गवाह मानकर शिवाजी ने एक सोलम वादा किया। उन्होंने अपनी उंगली अपने खून में डुबोई और शिवलिंगम पर एक निशान बनाया। उन्होंने एक शपथ ली, यह स्वराज्य की शपथ थी। उन्होंने अपने दोस्तों से ऐसे पैशन के साथ बात की जिसने उनकी आत्माओं को झकझोर दिया। भगवान ने हमें यह जमीन दी है, उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन विदेशी इस पर राज करते हैं। वे हमारे टेम्पलों को तबाह करते हैं, वे हमारी वुमनों का अपमान करते हैं और वे हमारे किसानों पर इतना टैक्स लगाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता। क्या हम ये सब खड़े होकर देखते रहेंगे? भगवान रायेश्वर ने यह चाहा है। हम अपना शासन स्थापित करेंगे, लोगों का शासन, लोगों के लिए। हम हिंदवी स्वराज्य स्थापित करेंगे। उनके शब्द एक थंडर क्लैप की तरह थे। उनके दोस्त इमोशन और वफादारी से भरे हुए
उन्होंने भी उनके साथ शपथ ली। उन्होंने इस पवित्र कारण के लिए अपना जीवन समर्पित करने का वादा किया। यह कोई बच्चों का खेल नहीं था, यह एक क्रांति का पहला कार्य था। यह एक पावरशाली साम्राज्य के खिलाफ एक मुट्ठी भर टीनेजरों द्वारा युद्ध की घोषणा थी, जिनके पास साहस और एक सपने के अलावा कुछ नहीं था। रायेश्वर मंदिर में ली गई शपथ वह क्षण था जब स्वराज्य का विचार एक्शन में आया। यह भगवान और उनकी मातृभूमि से किया गया एक वादा था। बहादुर हार्टों के इस छोटे समूह ने एक विजनरी लीडर के नेतृत्व में अभी अभी एक मशाल जलाई थी। यह मशाल जल्द ही एक धधकती आग बन जाएगी जो पुराने एम्पायरों को निगल जाएगी और मराठा लोगों के लिए एक नया भाग्य बनाएगी। पहाड़ों में शेर की पहली दहाड़ सुनाई दे चुकी थी। एक साम्राज्य हवा में नहीं बन सकता, इसे स्टील और पत्थर की बुनियाद चाहिए। शिवाजी महाराज यह अच्छी तरह समझते थे। दक्कन में जो किलों को कंट्रोल करता था वही जमीन को कंट्रोल करता था। ये पहाड़ी किले ऊंची चट्टानों पर बैठे हुए विशाल पत्थर के ईगल की तरह थे जो आसपास के इलाके की रखवाली करते थे। वे मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की चाबियां थे। शिवाजी अब स्वराज्य की शपथ से प्रेरित होकर इन स्ट्रेटेजिक किलों पर फोकस करके अपना मिशन शुरू किया। वह जानते थे कि वह अभी सुल्तान को खुले युद्ध में चुनौती नहीं दे सकते। उन्हें चालाक होना था, उन्हें रणनीति और सरप्राइज का इस्तेमाल करना था। उनकी पहली बड़ी जीत 1646 में हुई जब वह 16 साल के थे। उन्होंने तोरणा के किले को मार्का बनाया। यह किला सीडसापुर सल्तनत के कंट्रोल में था, लेकिन भारी गार्ड नहीं था। शिवाजी और उनके बहादुर मावलों ने गुप्त पहाड़ी रास्तों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक सरप्राइज अटैक किया। सीडसापुर का कमांडर पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। किला बहुत कम खून खराबे के साथ शिवाजी के हाथों में आ गया। यह एक मॉन्यूमेंटल जीत थी। किले की खोज करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ खजाना मिला। उन्होंने इसे देवी भवानी का एक दिव्य आशीर्वाद माना। उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल एक नया किला राजगढ़ बनाने के लिए किया, जो उनकी पहली राजधानी बनेगा। तोरणा पर कब्जे ने सीडसापुर सल्तनत को एक स्पष्ट संदेश भेजा। यह सिर्फ एक लोकल सरदार द्वारा एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, यह एक महत्वाकांक्षी लीडर द्वारा एक कैलकुलेटेड मूव था। एक एक करके शिवाजी ने और किले जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने टैक्टिक्स का मिश्रण इस्तेमाल किया। मीडिया ग्रुप, मराठा वॉरियर्स यूजिंग डाइवर्स टैक्टिक्स, स्प्लिट सीन शोइंग डिफरेंट बैटल स्ट्रेटजीज, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। कभी कभी उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया, बिजली की तरह हमला किया और पहाड़ियों में गायब हो गए। कभी कभी उन्होंने कूटनीति और रिश्वत का इस्तेमाल किया। किले के कमांडरों को अपनी वफादारी बदलने के लिए मना लिया। उन्होंने कोंढाणा को जीत लिया, जिसका नाम उन्होंने बाद में सिंहगढ़ रखा, और पावरशाली पुरंदर को भी। हर किला मराठा साम्राज्य की बढ़ती दीवार में एक नई ईंट की तरह था। ये किले उनके लिए सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं थे। उन्होंने उनकी मरम्मत की, उनकी फोर्टबंदी को मजबूत किया और आसपास के गांवों में एक जस्टिस पूर्ण और कुशल प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा के तहत रहने वाले लोगों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की। आम लोग, जिन्होंने सल्तनतों के उदासीन शासन के तहत पीढ़ियों तक दुख झेला था, शिवाजी को अपना सच्चा राजा और रक्षक मानने लगे। किले सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। वे स्वराज्य के गढ़ थे, आने वाले तूफान के खिलाफ ऊंचे और गर्व से खड़े थे। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत सीडसापुर सल्तनत के लिए एक बड़ा कांटा बन गई। सुल्तान आदिल शाह और उनकी मां बड़ी बेगम बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने इस युवा मराठा लीडर को कम आंका था। उन्होंने उसे हमेशा के लिए कुचलने का फैसला किया। इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे खूंखार जनरल अफजल खान को चुना। खान एक विशालकाय आदमी था। अपनी इमेंस ताकत और रूथलेस क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने खुले दरबार में शेखी बघारी कि वह शिवाजी यानी माउंटेन रैट को जिंदा या मुर्दा पकड़कर सीडसापुर पिंजरे में लाएगा। वह एक विशाल सेना के साथ निकला, शिवाजी को उकसाने के लिए टेम्पलों को तबाह करता और गांवों में आतंक मचाता हुआ। शिवाजी जानते थे कि वह खान की बड़ी सेना को खुले मैदान में नहीं हरा सकते। उनकी ताकत पहाड़ियों और उनके दिमाग में थी।
वह प्रतापगढ़ किले के घने जंगलों और ऊंची चट्टानों में पीछे हट गए। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके खान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी। अफजल खान शिवाजी को खुले युद्ध में खींचने में असमर्थ होकर अधीर हो गया। उसने शिवाजी को एक संदेश भेजा, शांति वार्ता के लिए एक पर्सनल मीटिंग का प्रस्ताव रखा। उसने एक शुभ चिंतक होने का नाटक किया, जैसे एक पिता समान शिवाजी को उसके किले और क्षेत्र देने के लिए सुल्तान को मनाने का वादा किया। यह एक जाल था। खान की असली योजना गले मिलने के दौरान शिवाजी को मारना था। शिवाजी मूर्ख नहीं थे। उनके जासूसों ने उन्हें खान की कपटपूर्ण योजना के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने साथ खेलने का फैसला किया, लेकिन खुद को धोखे के लिए तैयार किया। उन्होंने प्रतापगढ़ की तलहटी में स्थापित एक शामियाना यानी टेंट में मीटिंग के लिए सहमति दी। मीटिंग के दिन 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने सावधानी पूर्वक तैयारी की। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक चेनमेल आर्मर और अपनी पगड़ी के नीचे एक मेटल हेलमेट पहना। उनके बाएं हाथ में घातक वाघ नख या टाइगर क्लॉज और उनकी आस्तीन में एक तेज बिछवा, एक खंजर छिपा हुआ था। वह केवल 2 बॉडीगार्ड्स जीवा महाला और संभाजी कवजी के साथ मीटिंग में गए, जैसा कि खान ने डिमांड किया था। जैसे ही शिवाजी टेंट में दाखिल हुए, विशाल अफजल खान ने उन्हें गले लगा लिया। गले मिलने के बीच में खान ने अपनी पकड़ कस ली और शिवाजी को एक छिपे हुए खंजर से पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन खंजर छिपे हुए कवच से टकराया, जिससे शिवाजी की जान बच गई। धोखे का क्षण आ गया था। शिवाजी ने बिजली की गति से वाघ नख को खान के पेट में गहराई तक घुसा दिया, जिससे उसके अंग बाहर आ गए। जैसे ही घायल खान दर्द से चिल्लाया, शिवाजी ने बिछुआ को उसकी बगल में घुसा दिया। जाल उलटा पड़ गया था। एक पूर्व व्यवस्थित संकेत पर शिवाजी की छिपी हुई टुकड़ियों ने खान की अनसुनी सेना पर हमला कर दिया, जिससे मराठों की एक निर्णायक जीत हुई। इस घटना ने शिवाजी को पूरे भारत में एक लीजेंड बना दिया। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं था, ये एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के बारे में था। उनका पक्का मानना था कि एक किंगडम की स्ट्रेंथ उसके लोगों की यूनिटी से आती है, चाहे उनकी कास्ट या क्रीड कुछ भी हो। ऐसे समय में जब धार्मिक उत्पीड़न आम था, शिवाजी की पॉलिसीज ऑनेस्टली काफी रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने अपने सभी सब्जेक्ट्स के साथ इक्वालिटी और रिस्पेक्ट से पेश आए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी आर्मी इस प्रिंसिपल के शाइनिंग एग्जाम्पल थे। उन्होंने लोगों को उनकी मेरिट, लॉयल्टी और स्किल के आधार पर चुना, न कि उनके धर्म या जिस परिवार में वे पैदा हुए थे उसके आधार पर। उनका गोल एक ऐसा किंगडम बनाना था जहां हर कोई सेफ महसूस करे और प्रॉस्पर होने का मौका मिले। उनकी आर्मी सोसाइटी का एक सच्चा मेल्टिंग पॉट थी। जबकि उनके कई सोल्जर्स मराठा थे, उन्होंने सभी कम्युनिटीज के लोगों का वेलकम किया। उनके पास डिफरेंट कास्ट्स के सोल्जर्स और कमांडर्स थे, जिनमें लोअर कास्टेस माने जाने वाले लोग भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने एम्पावर किया और रिस्पांसिबिलिटी के पोजीशंस दिए। इससे भी रिमार्केबल बात यह है कि उनकी आर्मी में मुस्लिम सोल्जर्स और ऑफिसर्स की एक सिग्निफिकेंट संख्या थी। उन्होंने उन्हें अटूट लॉयल्टी के साथ सर्व किया, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक जस्ट रूलर थे। उनकी आर्टिलरी के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक इब्राहिम खान थे। उनके नेवल कमांडर्स जैसे सिद्दी संबल और दौलत खान भी मुस्लिम थे। शिवाजी महाराज की आर्मी के लिए एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था। उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किसी भी मिलिट्री कैंपेन के दौरान दुश्मन पक्ष की वुमनों, बच्चों और बुजुर्गों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी भी धर्म के पवित्र स्थानों, चाहे वह मस्जिद हो या मंदिर, को प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट किया जाएगा। एक फेमस स्टोरी है जहां उनके सोल्जर्स ने मुगल सूबेदार कल्याण की बहू को कैप्चर कर लिया था, युद्ध की लूट के रूप में उसके साथ व्यवहार करने के बजाय, जो कि आप जानते हैं उस समय का नॉर्म था। शिवाजी ने उसके साथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट से पेश आए। उन्होंने उसे अपनी मां कहकर संबोधित किया और उसे सम्मान और पूरी एस्कॉर्ट के साथ उसके परिवार के पास वापस भेज दिया। कर्म से पहले धर्म, रिलीजन से पहले एक्शन और ड्यूटी, ये फिलॉसफी उनके शासन की आधारशिला थी। वह समझते थे कि सच्चा धर्म मासूमों की रक्षा करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में निहित है। वह खुद एक डिवाउट हिंदू थे।
अपनी माँ की शिक्षाओं और देवी भवानी में अपनी आस्था से गहराई से प्रेरित थे। हालांकि उनका पर्सनल फेथ कभी भी उनकी स्टेट पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने मॉस्को और सूफी दरगाहों के मेंटेनेंस के लिए ग्रांट्स दिए, जैसे उन्होंने हिंदू टेम्पलों के लिए किए थे। इस सेकुलर और इंक्लूसिव अप्रोच ने उन्हें अपने सभी सब्जेक्ट्स का प्यार और लॉयल्टी हटाई और उनके किंगडम स्वराज्य को लोगों का एक सच्चा किंगडम बना दिया। जैसे जैसे शिवाजी की ताकत बढ़ी, वह इनएविटेबल रूप से भारत के सबसे पावरशाली आदमी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ गए। औरंगजेब एक श्रूड और रूथलेस शासक था, जिसने शिवाजी को अपने साम्राज्य के दक्कन में प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा माना। उसने अपने मामा शाइस्ता खान, एक पावरशाली जनरल को शिवाजी को हराने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के अपने बचपन के घर लाल महल को अपना हेडक्वार्टर बनाया। लंबे समय तक ऐसा लगा कि शिवाजी घिर गए हैं, लेकिन शिवाजी अप्रत्याशित के मास्टर थे। अप्रैल 1663 में एक डेयरिंग और ऑडेशियस कदम में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर सीधे उसके गढ़ के अंदर हमला करने का फैसला किया। 400 चुने हुए आदमियों के एक छोटे समूह के साथ उन्होंने खुद को और अपने सोल्जरों को एक शादी के जुलूस के रूप में डिस्गाइज्ड किया और पुणे में प्रवेश किया। आधी रात को वे साइलेंटली लाल महल में घुस गए। वे महल के लेआउट को इंटीमेटली जानते थे। उन्होंने केओस और कंफ्यूजन पैदा किया और बाद की लड़ाई में शिवाजी ने सीधे शाइस्ता खान का सामना किया। खान मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन शिवाजी की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट दी। यह सर्जिकल स्ट्राइक मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका और औरंगजेब के लिए एक मैसिव ह्यूमिलिएशन था। गुस्से में औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल राजपूत जनरल मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा। जय सिंह एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने पुरंदर के किले को घेर लिया, जिससे शिवाजी को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1665 में पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने कई किले सरेंडर करने पड़े और औरंगजेब के फायर्रा दरबार में जाने के लिए सहमत होना पड़ा। शिवाजी अपने छोटे बेटे संभाजी के साथ 1666 में फायर्रा गए। उन्हें उम्मीद थी कि मुगल साम्राज्य में एक ऑनरेबल जगह मिलेगी, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया। दरबार में औरंगजेब ने जानबूझकर उन्हें निचले रैंक के नोबल्स के साथ खड़ा करके अपमानित किया। जब शिवाजी ने इस ह्यूमिलिएशन का विरोध किया तो उन्हें तुरंत हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह पिंजरे में बंद एक शेर थे, अपनी मातृभूमि से दूर, दुश्मनों से घिरे हुए। कमजोर लोग उम्मीद खो देते, लेकिन शिवाजी का दिमाग हमेशा काम करता रहता था। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और गरीबों और साधुओं के बीच धार्मिक भेंट के रूप में मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजने का अभ्यास शुरू किया। पहले तो गार्ड्स ने टोकरियों को ध्यान से चेक किया, लेकिन जैसे जैसे यह एक डेली रूटीन बन गया, उनकी सतर्कता कम हो गई। एक दिन शिवाजी और उनके बेटे इन 2 टोकरियों के अंदर छिप गए और एक डेयरिंग एस्केप किया। उन्होंने सैकड़ों मील की यात्रा की, अक्सर डिस्गाइज में, दुश्मन के इलाके से होकर, और दक्कन फ्लेमेट आए। एक ऐसा कारनामा जो आज भी लेजेंडरी है। फिरेरा से अपनी मिराक्युलस एस्केप के बाद शिवाजी महाराज जानते थे कि वह अब सिर्फ एक रिबेल या जमींदार नहीं रह सकते। मुगल साम्राज्य को बराबरी पर चुनौती देने के लिए उन्हें अपना एक फॉर्मल सॉवरेन किंगडम स्थापित करना होगा। उन्हें एक क्राउन किंग, एक छत्रपति बनने की जरूरत थी। इससे उनके शासन को दूसरे शासकों की नजरों में, और इससे भी ज्यादा जरूरी, अपने लोगों की नजरों में लेजिटिमेसी मिलती। यह स्वतंत्रता की अल्टीमेट घोषणा और स्वराज्य के सपने की परिणति होती, जिसे उन्होंने और उनकी मां ने इतने लंबे समय से संजो कर रखा था। एक भव्य कोरोनेशन की तैयारी शुरू हो गई। इस ऐतिहासिक इवेंट के लिए चुनी गई जगह रायगढ़ का पावरशाली किला था। यह किला स्ट्रेटेजिकली स्थित था और वर्चुअली अभेद्य था, जिससे यह एक नए साम्राज्य के लिए एक उपयुक्त राजधानी बन गया। पूरे भारत से विद्वानों और पुजारियों को आमंत्रित किया गया था। उनमें सबसे प्रसिद्ध वाराणसी के गागा भट्ट थे, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स वैदिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता की। समारोह को एक शानदार स्पेक्टिकल के रूप में प्लान किया गया था, जो नए मराठा किंगडम की दौलत
शक्ति और लेजिटिमेसी को प्रदर्शित करता था। ये मराठा लोगों के लिए इमेंस गौरव का क्षण था, जो सदियों के विदेशी शासन के बाद अपने स्वयं के सॉवरेन राज्य के जन्म का गवाह बन रहे थे। 6 जून 1674 के शुभ दिन पर शिवाजी महाराज गोल्डन थ्रोन पर बैठे। वैदिक भजनों के चांटिंग और उनके किंगडम के हर किले से तोपों की गर्जना के बीच उन्हें आधिकारिक तौर पर छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण की। छत्रपति का अर्थ था लॉर्ड ऑफ द पैरासोल, अपने लोगों के एक सॉवरेन रक्षक का प्रतीक। यह शिवाजी के लिए सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए जीत का क्षण था जिसने स्वराज्य के कारण के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया था। यह रायेश्वर मंदिर में लगभग 3 दशक पहले ली गई शपथ की पूर्ति थी। अपने कोरोनेशन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद स्थापित की, जिसे अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था, जो फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और जस्टिस जैसे विभिन्न विभागों का प्रबंधन करती थी। यह सिस्टम गवर्नेंस के प्राचीन इंडियाई प्रिंसिपल्सों पर आधारित था। उन्होंने किसानों के लिए इसे फेयर बनाने के लिए रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया। उन्होंने फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं के रूप में बढ़ावा दिया। उनके रूल काल में न्याय, दक्षता और अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए गहरी चिंता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अविश्वसनीय पारदर्शिता के लीडर थे। वह एक ऐसी सच्चाई समझते थे जिसे उनके समय के कुछ ही इंडियाई शासक समझते थे कि जमीन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए समुद्र को भी कंट्रोल करना चाहिए। भारत का पश्चिमी तट, कोंकण तट, लगातार खतरे में था। पुर्तगाली, ऑर्गन्स रेज और जंजीरा के सिद्धि पावरशाली नौसैनिक बल थे। वे सियाई व्यापार को कंट्रोल करते थे, तटीय गांवों को परेशान करते थे और उनके उभरते हुए साम्राज्य की संप्रभुता के लिए लगातार खतरा पैदा करते थे। शिवाजी ने महसूस किया कि केवल एक भूमि आधारित सेना अपने लोगों की रक्षा करने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्हें एक मजबूत नौसेना की जरूरत थी। इस विजन के साथ उन्होंने आधुनिक इंडियाई इतिहास में पहली सुव्यवस्थित नौसेना का निर्माण शुरू किया। यह एक रेवोल्यूशनकारी कदम था। उन्होंने कल्याण, भिवंडी और पेन जैसे तटीय शहरों में जहाज निर्माण यार्ड स्थापित किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जहाजों के निर्माण के लिए स्थानीय संसाधनों और कुशल कारीगरों का उपयोग किया। इनमें गैलिवत और गुरब जैसी छोटी तेज नावें शामिल थीं, जो गुरिल्ला शैली के युद्ध के लिए एकदम सही थीं, जिसे उन्होंने जमीन पर परफेक्टेड किया था। इन जहाजों को तटीय जल में निम्बल और इफेक्टिव होने के लिए डिजाइन किया गया था, जो बड़े धीमे यूरोपीय जहाजों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम थे। वह वास्तव में इंडियाई नौसेना के जनक थे। उनकी नौसेना के कई स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला था मराठा तटरेखा और उसके लोगों को सियाई डाकुओं और विदेशी नौसैनिक पावरियों से सर्वाइव्ड न। दूसरा था मराठा व्यापारी जहाजों को सुरक्षित रखना और एशियाई व्यापार मार्गों को कंट्रोल करना, जो उनके साम्राज्य के लिए रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। तीसरा उद्देश्य नौसेना का उपयोग अपने भूमि आधारित सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए करना था, जिससे उन्हें समुद्र से दुश्मन के किलों और टेरिटरियों पर हमला करने की अनुमति मिली। उनकी नौसेना ने पुर्तगाली और ऑर्गन्स रेजों की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी और जंजीरा के सिद्धि के साथ कई भयंकर लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज ने सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे तट के किनारे पावरशाली सी किलों की एक श्रृंखला भी बनाई। ये किले नौसैनिक अड्डों के रूप में कार्य करते थे, जो उनके बेड़े के लिए सुरक्षित लंगर और दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए स्ट्रेटेजिक वांटेज पॉइंट्स प्रदान करते थे। सिंधु दुर्ग का किला एक इंजीनियरिंग चमत्कार था, जो मालवन के तट से दूर एक रॉकी आइलैंड पर बना था। शिवाजी ने पर्सनगत रूप से इसके निर्माण की देखरेख की। इस पावरशाली स्वदेशी नौसेना की स्थापना ने एक सैन्य स्ट्रैटेजीकार के रूप में उनकी प्रतिभा और नेशनीय सुरक्षा की उनकी पूरी समझ का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वराज्य के लिए समुद्र को सुरक्षित किया, सभी दिशाओं से उसकी समृद्धि और रक्षा सुनिश्चित की।
छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर यात्रा 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में उनकी राजधानी में समाप्त हो गई। वह सिर्फ 50 साल के थे। उनकी असामयिक मृत्यु नवजात मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि जो लौ उन्होंने जलाई थी वह बुझाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ किलों और टेरिटरियों का एक साम्राज्य नहीं बनाया था, उन्होंने अपने लोगों के हार्टों में एक राष्ट्र बनाया था। उन्होंने उनमें स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना जगाई थी। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उनके भौतिक साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह साहस, न्याय, सेल्फ रिलायंटता और मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम की विरासत थी। उनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोचा कि वह आखिरकार मराठों को कुचल सकता है। वह एक विशाल सेना के साथ दक्कन आया और 27 लंबे सालों तक चलने वाला युद्ध लड़ा, लेकिन वह असफल रहा। वह उस भावना को जीत नहीं पाया जो शिवाजी ने अपने लोगों में भर दी थी। हर मराठा पुरुष और महिला स्वराज्य के लिए एक सैनिक बन गए। संभाजी महाराज, किंगराम महाराज और ताराबाई जैसे नेताओं ने उसी साहस और डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने पहाड़ियों, किलों और घाटियों से लड़ाई लड़ी, यह साबित करते हुए कि शिवाजी की विरासत अमर थी। मराठा साम्राज्य न केवल बचा बल्कि फैल गया, अंततः हार्टली के द्वारों तक पहुंच गया। आज 21वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। उनकी कहानी हर इंडियाई के लिए प्रेरणा का एक पावरशाली स्रोत है। वह हमें एडवर्सिटी का सामना करने में साहस के इंपॉर्टेंस को सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि एक जस्टिसपूर्ण और विजनरी लीडर लोगों को एकजुट कर सकता है और इम्पॉसिबल को प्राप्त कर सकता है। उनके प्रोलेग कौशल, योग्यता पर उनका जोर, सभी धर्माओं के लिए उनका सम्मान और उनकी स्ट्रैटेजिक प्रतिभा वे सबक हैं जिन्हें दुनिया भर के मिलिट्री अकादमियों और मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वह एक लोगों के राजा थे, एक जनता राजा, जिन्होंने हमेशा अपने सब्जेक्ट्स के कल्याण को सबसे पहले रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा सिर्फ एक इतिहास की किताब का एक अध्याय नहीं है, यह प्रेरणा की एक शाश्वत लौ है। यह हमें याद आता है कि समय कितना भी अंधेरा क्यों न हो, एक स्पष्ट दृष्टि और एक अटूट डिजायर शक्ति वाला व्यक्ति इतिहास का मार्ग बदल सकता है। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अपनी विरासत पर गर्व करना और अपने राष्ट्र की एकता और प्रगति के लिए काम करना सिखाया। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं, भारत के इस महान सपूत का जीवन हमें मार्गदर्शन देता रहता है, हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है जो मजबूत, जस्टिसपूर्ण और आत्मनिर्भर हो, जो उनके स्वराज्य के सपने का सार है।